प्रिय साथियों, आज का वीडियो का विषय है प्रिंसिपल ऑफ लिविंग या जीवन सिद्धांत। कोई भी प्राणी हो वो प्रकृति से एनर्जी लेता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, फिर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है शक्ति में और फिर वो मूवमेंट करता है। तो हर प्राणी कोई भी हो उसमें एनर्जी एक्युमुलेशन यानी कफ की प्रवृत्ति, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी पित्त की प्रवृत्ति और मूवमेंट, चलने की प्रवृत्ति, मूवमेंट, मोशन की प्रवृत्ति, गति की प्रवृत्ति होती है। अब जब एनर्जी एक्युमुलेशन करता है या कफ की प्रवृत्ति कैसे आती है? ये आती है एनाबॉलिज्म से। एनाबॉलिज्म यानी उपचय। इसमें क्या होता है कि हमारे भोजन से जो पचता है, पाचन होता है, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, उपचय कहते हैं, और इससे हमारी शरीर की कोशिकाएं बनती हैं, जिससे हमारा शरीर बढ़ता है। इस कफ प्रकृति से ही, कफ से ही हमारे अंदर रोग प्रतिरक्षा शक्ति आती है, इम्यूनिटी आती है। हमारी कोई भी चोट लग जाए, खरोच आ जाए तो जल्दी ठीक होता है इसी कफ से ही। हमारे हृदय को और हमारे फेफड़ों को ये सुरक्षित रखता है। एक प्रिजर्वेटिव फ्लूइड भी होता है जो तरल द्रव हमारे शरीर में और खास तौर से हमारे मस्तिष्क वगैरह में भरा रहता है, वो जिससे कि एक शेप मिलता है, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा मिलता है और सुरक्षित रहता है। हमारे जोड़ों को, जितनी भी ज्वाइंट्स हैं, हमारे अंगों के जोड़ हैं, उन सबको ये लुब्रिकेट करता है ये कफ। और इसी की वजह से, इस कफ की वजह से ही हमारी इंद्रियों के द्वारा हम कुछ परसेप्शन समझ लेते हैं। हमारी जो हम समझते हैं उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का परसेप्शन भी हम इसी से करते हैं। हमारे स्वाद, विभिन्न तरह के स्वाद जो आते हैं, टेस्ट बड्स, ये भी कफ के कारण ही है। ये हमारी यौन शक्ति भी कफ के कारण बढ़ती है और इस तरह से हमारे सभी बॉडी टिश्यूज को ये पोषण प्रदान करता है कफ। इसलिए इसको एनर्जी एक्युमुलेशन भी कहा जाता है और ये हर प्राणी में आवश्यक है। उसी तरीके से ये मनुष्यों में भी होता है। दूसरा, पित्त, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है कि हमारे अंदर ऊर्जा आती है, गर्मी आती है, वो किससे आती है? कैटाबॉलिज्म से। कैटाबॉलिज्म क्या है? अपचय क्रिया, अर्थात जो कफ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स, उनको ये तोड़ देता है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म देता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब सेल की जितनी जैविक क्रियाएं हैं वो इसी पित्त के द्वारा होती है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में, आमाशय में और कॉलन्स में जो एंजाइम्स हैं वो कफ के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं, कफ के अणुओं को तोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स अणु होते हैं वो तोड़ देते हैं और उससे पोषक तत्व अवशोषण कर लेते हैं। अगर देखा जाए, लीवर ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। लीवर जो है पित्त बनाता है। इसी तरह से शरीर के हार्मोन सिस्टम को भी ये रेगुलेट करता है। अगर देखें, शरीर के अंदर जो होम्योस्टेसिस
यानी सम स्थिति आती है जिससे कि हम स्टेबल रह सकें, एक जगह समभाव से स्थित रह सकें और हमारा एक स्थिर तापमान हमारे शरीर में नियंत्रित रह सके, हमारा टेम्परेचर भी रेगुलेट हो सके। वो सब इस पित्त का ही प्रभाव है। हमारे हृदय की जो संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होता है और हमारी जो पल्स नाड़ी जो बढ़ती आगे जाती है वो भी इस पित्त के कारण ही आती है। हमारे शरीर में जो नेचुरल अर्जेस होते हैं जैसे भूख प्यास आदि दूसरे वेग आते हैं वो भी इस पित्त के कारण ही आते हैं। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण धातु है वात, जो कि मेटाबॉलिज्म, जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के बाद मेटाबॉलिज्म जो होता है उसकी वजह से हमारे शरीर को मोशन मिलता है, गति प्रदान करता है और न केवल शरीर को बल्कि हमारे मन को भी गति देता है। हमारी इमेजिनेशन की कल्पना शक्ति बढ़ती है, परसेप्शन शक्ति बढ़ती है। ब्लड सर्कुलेशन भी इसी बात के कारण ही होता है। हमारी पलकों का झपकना, सांस लेना, हृदय की धड़कन, पल्स की तरंगे और जो सेल्स के डिवीजन, जो हमारे सेल्स शरीर में कोशिकाएं जो है टूट के नई बनती है, आगे ग्रोथ होती है, बढ़ती है, ये सब इन्हीं वात के कारण ही होती है। जितनी भी इवैक्यूएशन की क्रियाएं हैं, हमारे शरीर से मल बाहर जाता है, वो भी वात के कारण ही आता है। जितना भी खाने का डाउनवर्ड मूवमेंट है, नीचे की तरफ जितना भी खाने का चलना है जिससे डाइजेशन हो सके, वो भी इस वात के कारण ही होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन भी वात के कारण ही होता है। तो इस तरह से हम देखें कि कफ, पित्त और वात, ये तीन धातुएं बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी शरीर के लिए। हालांकि इनको आयुर्वेद में त्रिदोष भी कहा जाता है, लेकिन त्रिदोष की स्थिति वो है जबकि इनमें दोष आए, अन्यथा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कफ पित्त वात का समान अवस्था में रहना बहुत ही आवश्यक है। त्रिधातु अर्थात कफ, पित्त और वात, ये सभी 5-5 प्रकार के होते हैं। ये विभागों का विभाजन इस हिसाब से किया गया है जो कि उनके कर्म हैं और जो उनका स्थान है, इसके हिसाब से इनका विभाजन किया गया। जैसे कि हम कफ को लें, कफ 5 तरह के होते हैं: तर्पक, क्लेदक, अवलंबक, श्लेषक और बोधक। क्लेदक क्या है? क्लेदक कफ वो है जो हमारे मुंह में लार के रूप में, हमारे आमाशय में, हमारे जो इन सब से जो खाने को ये गीला कर देता है और खाने में एक तरलता लाता है और तरलता लाके इसको इस रूप में कर देता है, खाने को मिक्स कर देता है जिससे कि वो आगे पचने के लिए जा सके। ये क्लेदक अधिकतर क्षारीय होता है जिससे कि जो पेट से अम्लीय तत्व निकले हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर दे, उनको इस तरह से क्षारीय होता हो और उनको इसके पेट से निकले हुए तेजाब को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे खाना आगे आंतों में जा सके सहजता से। दूसरे तरह का कफ है अवलंबक। अवलंबक कफ क्या रहता है, कहाँ रहता है? हृदय और फेफड़ों का सुरक्षा प्रदान करता है। और किस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है? ये कफ की वजह से ही हमारे हृदय में और फेफड़ों का प्रोटेक्शन रहता है, पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। तीसरा कफ है बोधक। बोधक कफ हमें हमारे टेस्ट पर से, हमारे स्वाद को
निर्धारित करता है। ये हमारी जिह्वा पे जो स्वाद लगता है, जिसकी हमें महसूस होता है कि ये नमकीन है या खट्टा है या मीठा है, ये टेस्ट इसी बोधक की वजह से ही हम ये महसूस कर पाते हैं। और तर्पक कफ हमारे ज्ञानेंद्रियों को तृप्ति प्रदान करता है। अगर सही पूछा जाए तो ये जो हम सुनते हैं और इससे जो हमें ज्ञानेंद्रियों की जो हमें बोधन होता है, जो हमें जानकारी मिलती है, जो हम समझ पाते हैं, किसी भी बात को सुन के जो भी हम समझ पाते हैं, वो हम तर्पक कफ के कारण ही समझ पाते हैं। इसी तरीके से एक श्लेषक जो लुब्रिकेंट्स और ऑयलिंग का काम करता है, चिकनाहट लाता है हमारे जोड़ों में, जिससे शरीर के सभी अंग हमारे चल पाते हैं। हम इवन हमारे हृदय को और हमारे जो मन मस्तिष्क को भी जो चिकनाहट, जो लुब्रिकेशन देता है, वो भी श्लेषक कफ का कार्य है। इसी तरीके से पित्त भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला पाचक पित्त। पाचक पित्त क्या होता है? ये हमारे लोअर एलिमेंट्री कैनाल, एक तरह से उसमें यह पाचक पित्त होता है। ये क्या करता है? ये पित्त, पाचक पित्त, तरह तरह के जूसेस जो शरीर से निकलते हैं वो प्रदान करता है, इससे खाना डाइजेस्ट हो सकता है, खाना पचता है। इसी तरीके से एक रंजक पित्त होता है जो कि लीवर देता है, जिससे कि शरीर के अंदर हमारे त्वचा में जो पीलापन आता है, रंजक तत्व क्या देता है? ये हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल को सिंथेसाइज करता है। तो इस तरह से रंजक की वजह से ही हमारा खून में जो है रेड ब्लड सेल्स आते हैं और इससे शरीर में, त्वचा पे हमारा रंग निकलता है। तीसरा है आलोचक। आलोचक जैसे लोचन से बना है, अर्थात हमारे नेत्रों में ये पित्त निवास करता है, हमारे नेत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। आलोचक पित्त अगर गड़बड़ हो जाए, अगर इसमें कुछ खराबी आ जाए, तो आंखों में पीलापन या लालपन आ जाता है। और भ्राजक पित्त जो है हमारे शरीर को में त्वचा, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, जो बाहर के चीजों से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, उसको एक कलर प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। यहाँ फिर मैं बता दूं कि रंजक तत्व तो रेड ब्लड सेल देता है, इससे जो कि लीवर का काम है। सो लीवर से के कारण ही हमारे खून जो है लाल हो जाता है, जो आरबीसी वहां बनते हैं। और जबकि स्किन का जो कलर आता है वो भ्राजक पित्त के कारण आता है। अगर भ्राजक पित्त खराब हो जाए तो हमारे स्किन में रूखापन, चिकनाहट कम हो जाएगी, रूखापन आएगा, बहुत सारी बीमारियां जो त्वचा की हैं वो आ जाएंगी। और जो 5वां पित्त है वो है साधक पित्त, जिससे कि हमारी बुद्धि को ज्ञान मिलता है, हमारी सात्विकता आती है। और इस वजह से इसको साधक इसलिए कहा गया है कि इस वजह कि साधना करने के लिए ये पित्त बहुत आवश्यक है, जो कि हमारी मेमोरी को शांत कर देता है, हमारी भावनाओं को बिल्कुल प्रशांत अवस्था में ला देता है, जिससे हम साधना कर सकें। तो इससे हमारी प्रतिभा बढ़ती है। और पित्त की तरह ही वात के भी 5 भेद कहे गए हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राणवात के कारण ही हम बाहर से
वायु का इनहेलेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं। सांस लेना छोड़ना जैसे प्राणवायु का कार्य है। और ये ऑक्सीजन हम कहाँ तक पहुंचाते हैं? अपने मस्तिष्क तक। तो मस्तिष्क तक और सिर तक ये जाता है, प्राणवायु सारे शरीर में फैलता है। तो ये इनहेलेशन का जो फंक्शन है ये प्राणवायु का है। श्वसन क्रिया को ये संपन्न कराता है। अपान वायु क्या है? जिसमें कि हम शरीर के जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी हम त्याज्य मटेरियल, त्याज्य वस्तुएं हैं, इनको हम बाहर निकालते हैं अपान वायु के कारण। अतः वो शरीर के निचले भाग में रहता है, चाहे वो आपका समझ लीजिए स्थूल या पेशाब या आपका वीर्य या और भी जितने भी शरीर से द्रव बाहर निकलते हैं, उसकी क्रिया में जो काम आता है वो एक जो उसे अपान वायु कहते हैं, अपानवात कहते हैं। समानवात वो है कि जो हमें खाने को, हमारे भोजन के तत्वों को हमारे सारे शरीर में पोषक को पोषण प्रदान करता है और शरीर को बैलेंसिंग भी देता है। असिमिलेशन और बैलेंसिंग मतलब हमारा शरीर समान रूप से चारों तरफ बैलेंस रहता है, जिससे कि हमारा शरीर स्ट्रक्चर पूरा समान रूप से खड़ा होता है। व्यान वायु हमारे ब्लड सर्कुलेशन, इवन मन भी जो व्याप्त होता है वो व्यानवात के कारण ही होता है। उदानवात से हम बोल पाते हैं, जितने भी गाना बोलना, ये फंक्शन जो है उदानवात का है। ये फेफड़ों से लेकर गले से जाते हुए सिर तक चला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए उदानवात का प्रभाव ऊपर की तरफ होता है हमेशा। इवन जब प्राण निकलते हैं तब भी उदान वात के कारण ही के साथ ही निकलते हैं। तो इस तरह से वात के भी ये 5 भेद हैं। तो आप समझे, कफ पित्त वात ये तीनों धातुएं, त्रिधातु किसी भी प्राणी और साथ ही साथ मनुष्य के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। इनमें जब तक समानता रहेगी, जब तक ये तीनों धातु समभाव में रहेंगे, हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और इनमें दोष आते ही हमें त्रिदोष आ जाएगा, किसी न किसी कारण हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। अतः किसी भी प्राणी के स्वस्थ रहने के लिए इनका बहुत अधिक महत्व है। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य साथियों, ये त्रिधातुओं के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जिससे कि हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम आपको ये वीडियो भेजते रहें।